घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हम आप आज का एजेंडा। कोयला ब्लॉक आवंटन पर बीजेपी का सरकार पर हमला, कहा देश को गुमराह कर रही है यूपीए सरकार। प्रेस काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने न्यूज चैनलों पर उठाए सवाल, कहा गंभीर मुद्दों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देती है तरजीह। और सबसे पहले बात करते हैं अरुण जेटली, भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर न अपनी राय बदलने जा रही है और न ही संसद को या उसमें जो उनका लगातार मांग है उस पर कोई नरमी बरतने जा रही है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। कोलगेट पर मचे हंगामे पर संसद से सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई सहमति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पिछले पूरे सप्ताह संसद की कार्यवाही न चल पाने के बाद अब उम्मीद की जा रही थी कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठक करने वाली हैं और उसमें कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जैसे शुक्रवार को सरकार के 3 मंत्रियों ने जीरो लॉस की थ्योरी लेकर आए और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो संसद नहीं चलने दे रही है, अब बीजेपी भी आक्रामक हो गई। बीजेपी की ओर से कमान संभाली खुद राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने। जेटली ने पहले तो चिदम्बरम की जीरो लॉस थ्योरी पर उनको आड़े हाथों लिया। क्या उनको 2G घोटाले पर अपने सहयोगी कपिल सिब्बल की थ्योरी कैसे फेल हुई वो नहीं याद है। साथ ही जेटली ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। Instead of accepting that the government of India committed a monumental blunder, such kind of fragile logic is being invented to mislead the country. Is this kind of a logic an indication for which they want a parliamentary debate? And then paralyze the PAC with this kind of a logic so that the truth never comes out? पर उनके तर्क में से सरकार का एक और अपराध भी स्पष्ट होकर बाहर निकलता है, और वो जो सरकार का अपराध ये बाहर निकलता है कि आवंटन करने के 5 साल बाद भी वहां माइनिंग नहीं शुरू हुई। वहीं कांग्रेस कैग की कोयले आवंटन पर आई रिपोर्ट पर शुरू से एक ही राग अलाप रहा है कि वो बहस करने को तैयार है। बीजेपी आए और बहस करे, और जेटली के आरोपों पर भी कांग्रेस ने फिर दोहराया कि अगर उनके पास तथ्य है और हकीकत में साबित कर सकते हैं कि सरकार ने घोटाला किया है तो वो सदन में आने से क्यों डर रहे हैं। संसद में आए और बहस करें। संसद ही मुख्य पटल है जहां ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, चाहे सरकार पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। और क्यों यही बातें अगर संसद चल रही होती और संसद पर चर्चा होती तो चिदम्बरम साहब हों या सरकारी पक्ष के और मंत्री हों या सरकारी पक्ष के और वक्ता हों, वो अपनी बात संसद के पटल पे रखते। अरुण जेटली जी को या उनके साथियों को कुछ कहना था तो वो अपनी बात संसद में रखते, दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। भाजपा जो है अड़ी रहती है और इसी तरीके से व्यवधान पैदा करती रहती है और हाउस को नहीं चलने देती है, तो हमको तथ्य बाहर रखने पड़ेंगे और मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि एक हिस्से से मांग उठी है कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें और उसके लिए प्रधानमंत्री तैयार हैं। वहीं बीजेपी जहां यूपीए सरकार को घेरने में जुटी है और कह रही है कि जब तक पीएम इस्तीफा नहीं देते वो संसद नहीं चलने देंगे, लेकिन बीजेपी नेता और एनडीए शासनकाल में पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर रहे अरुण शौरी की राय कुछ और है। अरुण शौरी ने कहा है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री को बयान देने देना चाहिए और ये हंगामा करके उसको कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस के तेवरों को देख नहीं लग रहा है कि मॉनसून सत्र अपने तय वक्त तक चलेगा। अगर हालात यही रहते हैं तो हो सकता है कि सदन अनिश्चित काल के लिए पहले ही स्थगित कर दिया जाए या फिर प्रधानमंत्री अपनी बात जनता के सामने रखने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। एक तरफ अरुण जेटली तो दूसरी तरफ अरुण शौरी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं और उपेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत आपका भी स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो तेवर हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के और जो स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मनः स्थिति दोनों पार्टियों की क्या है? कोई रणनीति है या जो स्थिति है, जो वाकई जो घोटाले हुए हैं, जो स्थिति बनी हुई है, सरकार का जिस तरह से डुलमुल रवैया वो कह रहे हैं कि रहा है, उसके खिलाफ जो एक विपक्ष को, रिस्पॉन्सिबल विपक्ष को करना चाहिए वो कर रही है?
देखिए, ये तो इनकी बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी को लग रहा है कि अब लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, तो जितना भी ऑफेंसिव बने रहे सरकार पर, अपना जो आक्रामकता है उसको कमज़ोर नहीं होने देना चाह रही है बीजेपी। और इससे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत एक्सट्रीम लाइन लेकर के इसने अपने को साबित कर दिया है कि हम वास्तव में एकमात्र विपक्ष हैं, एकमात्र विकल्प हैं कांग्रेस के, और है भी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में। तो इनकी है कि पूरी रणनीति है, इनकी पूरी नज़र है अगले चुनाव पर। तो अगले चुनाव के समय तक अपने जो वर्कर्स हैं या जो देश का जो राजनीतिक तापक्रम है उसको गर्म रखना चाहते हैं, और उसमें है जो कि अपना प्रोमिनेंट भूमिका, मतलब मुख्य भूमिका बनाए रखना चाहते हैं। और इस मामले में इन्होंने अन्य विपक्षी पार्टियों के ऊपर लीड ले ली है कि अब जब भी आगे चुनाव होगा तो कहेंगे कि भाई कांग्रेस से, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ मैं हूँ, और जो दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने उतना उग्र तेवर नहीं अपनाया है, वो अपने आप को शायद इस चुनाव में। लेकिन अरुण जेटली ने जो बयान दिए कि बातचीत और पार्लियामेंट में डिबेट का क्या मतलब है, उन्होंने एक तरह से कहा इस बहस का कोई मतलब नहीं। वो बयान ऐसा दे जो पुष्पेंद्र, अरुण जेटली के अगर बयान को आज देखें, देखिए अरुण जेटली जो कह रहे हैं उसमें एक तर्क तो ये है कि इससे पहले जो 2 बड़े घोटालों के ऊपर संसद में चर्चा हुई उसका आउटकम क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन न करती तो ये 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जो तमाम सारी बातें आई, न राजा जेल जाते, न उनको हटाया जाता। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का निर्णय लिया है उसके पीछे एक मनोदशा साफ है कि कांग्रेस पार्टी का जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिससे वो मार्केटिंग करते हैं अपने इलेक्शन के अंदर, वो है मनमोहन सिंह की ईमानदारी जी। और पहली बार बीजेपी को ये मौका मिला है कि सीधे तौर पे मनमोहन सिंह, जो उनकी ईमानदार छवि, जो ईमानदार छवि थी, जो कांग्रेस का मुखौटा कह सकते हैं आप उसको, उनका यूएसपी कह सकते हैं, उनकी छत्र छाया के अंदर जितने लोग पल रहे हैं वो तो करप्ट हो सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार हैं। बार बार मनमोहन सिंह का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी ये साबित करना चाहती है कि उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी को खालिस और स्पेसिफिक, जिसे कहना चाहिए, मनमोहन सिंह को टारगेट करने का पूरा मटेरियल मिला हुआ है। अब यह जरूर बात हो सकती है कि 1,86,000 ना हो तो 86 हो, 10 रुपए हो, 5 रुपए हो, 50 हो, कैग ने कहा, पीएसी ने कहा। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे से इसलिए नहीं हटना चाहती कि अगर इस पे कुछ भी 1% भी कांग्रेस झुकती है तो कांग्रेस ये समझ लीजिए कि ये मान लेगी कि उसका अपना यूएसपी जो है इस बार गया। व्हाट नेक्स्ट? तो क्या कांग्रेस के पास 2 साल के अंदर कोई दूसरा ऐसा मजबूत कोई यूएसपी आएगा जिस पे वो चुनाव जीतेगी? लिहाजा इसको बीजेपी समझ चुकी है कि अगर इस मुद्दे पे तनातनी हुई और अगर मनमोहन सिंह को कहीं एक स्टेप भी नीचे जाना पड़ा तो कांग्रेस सारे ग्राउंड लूज कर देगी। लिहाजा स्पेसिफिक चार्जेस के साथ बीजेपी कंटिन्यूअसली आवाम को ये मैसेज देना चाहती है कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं ईमानदार है, उसने इतने घोटाले किए हैं, उसकी छत्रछाया में नहीं हुए बल्कि वो खुद इन्वॉल्व है, उसके सिग्नेचर से हुए। ये एक वजह है जो बीजेपी इस किस्म का इतना अड़ियल रुख लिए हुए है। दूसरी बात यह है कि कोई घटक दल, यूपीए का कोई घटक दल इस बचाव में नहीं आ रहा। बार बार सोनिया गांधी जी कह रही हैं, क्या कहते हैं कि एग्रेसिव हो, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कांग्रेस के सदस्यों को जी। लेकिन यूपीए के जो सदस्य इनके साथ खड़े हैं घटक दल, वो कहीं एग्रेसिवनेस नहीं दिखा रहे। कहीं चाहे शरद पवार की बात हो या ममता की बात हो, ये तो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए और वहां पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन वो एग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे? वो कांग्रेस को बचाने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? ये सबसे बड़ी बात है। चाहे वो मुलायम सिंह की चुप्पी हो, चाहे मायावती की चुप्पी हो, वो ये कह दिया कि हाँ डिबेट होनी चाहिए, लेकिन एग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे? तो बचाव में यूपीए के वो उस तरीके से लोग नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से और मुद्दों पे दिख रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें, और दूसरे एनडीए का एकजुट रहना, पहले नहीं था, लगता था, खबरें आई, लेकिन उसका एकजुट होना, ये कई सारी बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि इस मुद्दे पे बिल्कुल लास्ट तक नेल करना है, जिसमें पीछे नहीं हटना है। ये वो मैसेज देना चाहते हैं। इससे क्या अगर वो नेल करती भी है उपेंद्र जी, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, और सिर्फ उससे सियासी फायदे हो सकते हैं, या उसका आपको लगता है कि एक दूरगामी कोई रणनीति है इसमें, इसके बियॉन्ड की प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ और बीजेपी के जो नेता हैं जो इसको लगातार एनडीए को एकजुट करके पहले जिस तरह से शिवानंद तिवारी जी का बयान आया, फिर शरद जी ने आके खुद बयान दिया कि नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इसको साफ कर देना चाहता हूं कि ये एनडीए का ये है, तो ये एनडीए का फैसला है। और उसमें किसी भी, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया शिवानंद तिवारी का, उन्होंने एक तरह से कह दिया कि किसी भी और बयान को, आधिकारिक नहीं, वो व्यक्तिगत हो सकता है या उसका कोई मतलब नहीं है।
तो क्या इनकी सोची समझी कोई ऐसी रणनीति है जिससे कि एनडीए को या बीजेपी को सीधा सीधा इतने जो चुनाव इतना दूर है अभी उसको लेके? इसमें तो एक रणनीति यह है कि कांग्रेस के साथ अगर कोई नजदीक आना चाह रहा है तो उसको नजदीक आने से रोको, क्योंकि जिस तरह से ऑफेंसिव हो रहे हैं, यूपीए बढ़े नहीं। हाँ, यूपीए है, यूपीए के घटक भी नहीं सपोर्ट में आ रहे हैं, यूपीए अपना विस्तार नहीं कर पाए। जैसे कि एक जनता दल यूनाइटेड है, पिछले 2 महीने से जो इसकी जो गतिविधियां रही है उससे लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोनों तरफ अपना विकल्प तो एक है कि उसको भी स्टॉल करना कि भाई अगर हम कांग्रेस के खिलाफ इतना ज्यादा उग्र हैं और इसके खिलाफ हमने इतना ये कर लिया कि थोड़ा सा भी उसके साथ तुमने अपने को अटैच किया तो फिर तुम उसके साथ तुम भी चले जाओ। तो ये डर है जो इनको, से मुलायम सिंह यादव हो गए, मायावती हो गई और या जनता दल यूनाइटेड हो गया। इसके अलावा भी जो जयललिता की पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है, कोई भी दूसरा उससे जुड़ने की हिम्मत न करे। इवन शरद पवार अगर नहीं कुछ बोल रहे हैं, डीएमके नहीं बोल रही है इनके पक्ष में, तो उनको यही लग रहा है कि हम क्यों, डीएमके तो एक होगा कि हमारे आदमी को तुमने पकड़ के जेल में डाल दिया, कनिमोझी को जेल में डाल दिया, तो वो क्यों आएगा। शरद पवार को लग रहा है कि जब इनका नुकसान हो रहा है इतना ज़्यादा, तो फिर हम अपने आप को इसके साथ क्यों जोड़ें, क्योंकि जोड़ने पर खतरा है कि जो कांग्रेस के खिलाफ जो ऑफेंसिव है। एक तरफ तो कांग्रेस पे सीधा सीधा निशाना है भ्रष्टाचार को लेके, उससे जो फायदे हो सकते हैं, दूसरा है कि एनडीए को मजबूत रखना, और तीसरा है कि यूपीए ना बढ़ पाए। हाँ, यूपीए का ये ऐसी स्थिति तैयार करना, ऐसी स्थिति कोई यूपीए के बाहर के लोग उसके साथ कम से कम चुनाव के पहले है जो अपने आप को उसके साथ नजदीक होता हुआ नहीं दिखाई दे। ये 3 लेकिन जो एक महत्वपूर्ण इसके बियॉन्ड जो चीजें हैं कि जब देश में एक माहौल इस तरह का हो, जब लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि एक जिम्मेदार जो विपक्षी जिम्मेदारी होती है, जो उनके वो कहीं ना कहीं वो नहीं, उस भूमिका में बीजेपी या विपक्ष नहीं है। संसद जो सबसे बड़ी पंचायत है जहां बहस होनी चाहिए, वो बहस नहीं करके कहीं ना कहीं उस दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। संसद में तो बहस होती ही रही है, संसद में तो बहुत सारी बहस हुई, लेकिन उसका अरुण जेटली ने जो आज कहा कि बहस का क्या मतलब होता है, मैं समझता हूं दिलीप, देखिए एक बात बहुत साफ है, संसद की टेक्निकलिटीज किस धारा के तहत होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये मैं समझता हूं कि मोटे तौर पे टेलीविजन के अंदर बहुत से विश्लेषक जो हैं, एक्सपर्ट हैं, दानिश्वर हैं, ये सब कहें, लेकिन आम आदमी को ये बात समझ में आ चुकी है। मैं आप समझें इसको, इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों, आपको याद होगा जब अन्ना का और रामदेव का मूवमेंट था, तमाम सारे तस्दियाकार ये बार बार कह रहे थे, क्या कहते हैं कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए, जो राजनीतिक लोगों को करना चाहिए, वो सिविल सोसाइटी कर रही है और मुद्दा इनसे छीन लिया है क्योंकि ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन आप देखें ना कि अन्ना का आंदोलन हुआ फिर खत्म हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ फिर खत्म हुआ, इन्होंने जो जमीन बनाई उसको भारतीय जनता पार्टी इस कोयले घोटाले के माध्यम से वो ये साबित करना चाहती है कि हम संसद में भी लड़ेंगे, संसद के बाहर भी हम लड़ेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं, उसमें एक लीड वो ये है कि भ्रष्टाचार पे अगर जो भी आवाज उठेगी वो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, बाकी कोई घटक दल नहीं है साथ में। अगर जेडीयू को हम एनडीए का साथ भी कहें तो जेडीयू के खुद नेता कहीं कोई इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। आज अरुण जेटली का बयान है तो मैं कह रहा हूं कि एनडीए के जो और पार्टनर है वो क्यों नहीं बयान दे रहे हैं, तो एक तरीके से लीड है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त यूपीए की सरकार के अंदर खुद कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बहुत खत्म हो गई है। कांग्रेस के नेताओं की क्रेडिबिलिटी इस वक्त नहीं है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो देश में, वैसे प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद कोई क्रेडिबल नेता वैसे भी पार्टी में क्रेडिबल बल्कि नहीं कहूं, बल्कि मैं कहूं कि प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी पे वकील तो हैं, तर्क और कुतर्क तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तर्क नहीं है किसी के पास। तो जिस किस्म की लड़ाई चिदम्बरम हो, सलमान खुर्शीद हो, वीरप्पा मोइली हो, ये सब प्रोफेशनली तो वकील हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो। तो ये जिस तरीके के तर्क दे रहे हैं, आप ध्यान रखें कि जब अन्ना का आंदोलन था तब चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब उसको हैंडल कर रहे थे, और कैसे हैंडल किया आप भी जानते हैं। तो प्रणब मुखर्जी जो इतने समझदार थे वो एयरपोर्ट पर भी गए लेकिन निकले नहीं, बाहर चले गए, और सदन को भी उन्होंने मैनेज किया। उतना आर्टिकुलेट नेता नहीं है, उसका फायदा। दूसरी बात यह है उसका नुकसान, उसका मतलब उसका फायदा बीजेपी। वही मैंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस चाहे कितनी भी बात कहे कि देखिए साहब वो सदन में नहीं आ रहे, सदन में आके बहस, सब जानते हैं इस देश का कम से कम वो नागरिक जो पिछले 10 साल में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखने लगा, वो क्रिकेट का मैच भी देख रहा था, वो फिल्म भी देख रहा था, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयों को भी लोग अब बहुत सीरियसली देखते हैं। उसका मैसेज जा रहा है कि हो क्या रहा है। बार बार एक चीज होती है, घोटाला होता है, उस पर बहस होती है, फिर वो कहते हैं हमने पीएससी को दे दिया, फिर उनके कैग को दे दिया, वो हशप हो जाता है।
जाता है। तो ये जो मैसेज है, इससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर जा रहा है कि ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब बहस के लिए नहीं आ रही हो, बहस होगा दूध का दूध पानी। भाई तो 2G स्पेक्ट्रम भी बहस हो चुकी है, CWG से भी बहस हो चुकी है। लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है कि CWG के अंदर जिस आदमी का जो मेन है, एपिटोम है करप्शन का, उसका नाम चार्जशीट में नहीं है। जो फर्स्ट चार्जशीट, तो टेक्निकलिटीज पे आप जीत सकते हैं कोर्ट में कि चिदम्बरम की जिम्मेदारी नहीं, टेक्निकल और सबूत और बहुत सारे ऐसे मसले जो कानून के 2 पेज में आप जीत सकते हैं। लेकिन दिलीप, राजनीति में तर्क नहीं इंपॉर्टेंट होता, परसेप्शन क्या होता है। कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बन चुका है कि इसको एक के बाद एक घोटाले के बाद कोई केयर नहीं है। जिस तरीके के बयान इनके नेता देते हैं कि महंगाई बढ़ती है तो सबको फायदा होता है, अब ये अजीब टाइप की बातें हैं कि हम नहीं चुनाव जीतेंगे तो हम राष्ट्रपति शासन। इसी एरोगेंस का एक नतीजा भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में है, जहां कांग्रेस की ज्यादा साख थी, बीजेपी की साख नहीं थी उतनी, और उसका हशर देख चुके हैं। इसी को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी रोज ये मैसेज देना चाहती है कि हम करप्शन पे जब राजा का इस्तीफा ले सकते हैं, जब कलमाडी जेल में जा सकता है, तो इस वक्त सीधे तौर पे कांग्रेस का जो सबसे ईमानदार था आदमी, जिसको लेकर के कांग्रेस चला रही थी, उसको इस्तीफा तो कम से कम दिलवाएं, जेल में जाए चाहे ना जाए। ये बेसिकली इस्तीफा ना भी हो, कम से कम लोगों में ये संदेश मैसेज जाए। लगातार दबाव बनाए रखें, लगातार वो बार बार लोगों के दिमाग में जाए कि मनमोहन सिंह भी ईमानदार नहीं है। लेकिन जो फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अरुण शौरी ने जो बयान दिया, जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन शुड बी अलाउड टू मेक स्टेटमेंट ऑन कोल ब्लॉक एलोकेशंस कंट्रोवर्सी इन द वेक ऑफ CAG फाइंडिंग्स सेइंग अपोजिशन गेन नथिंग बाय स्टॉलिंग पार्लियामेंट ओवर द इश्यू। यानी कि साफ साफ उन्होंने कहा है कि भाई जाइए प्रधानमंत्री को। तो ये जो बीजेपी के अंदर जो नहीं, मैं समझता हूं कि अरुण शौरी जी ने बहुत पहले भी जो पार्टी लाइन थी उससे अलग हट के बात कही, और शायद बहुत ज़्यादा वो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर मेंबर नहीं है कि उनकी बात का कम। लेकिन पत्रकार रहे, एक समय बीजेपी के मंत्री रहे, लेकिन सिर्फ उससे ज्यादा उनका कोई इस वक्त रोल नहीं है। वो पहले भी 2-1 चीजों के ऊपर भी बीजेपी की लाइन से अलग बोल चुके हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि वो जो लोग जो अवाम की पॉलिटिक्स से अलग हैं, उनकी बयानबाजी हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, लेकिन इससे बीजेपी की सोच पे, क्योंकि बीजेपी में जो लोग हैं, जो अरुण जेटली हो या और लोग हो, वो नीचे की नब्ज जानते हैं। अरुण शौरी शायद सिर्फ राजनीति तो अच्छे तौर पर समझ सकते हैं एक पत्रकार के नाते, लोकसभा में बोल भी अच्छे सकते हैं, मंत्रालय भी चला सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, वो अरुण शौरी की शायद बस की चीज नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो बयान दिया है वो एक दानिश्वर की एंगल में, एक विद्वान की एंगल में, एक पत्रकार के एंगल से तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी की लाइन नहीं है वो। जी पुष्पेंद्र जी, उसके नेतृत्व वर्ग में अभी शामिल नहीं है। जो बीजेपी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो शामिल नहीं है। तो उनका विचार है जो बेहद समझे कि एक पत्रकार के रूप में उन्होंने विचार दिया कि पहले स्टेट में उनका प्रधानमंत्री को मौका दिया जाना चाहिए, और इसमें गलत भी नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है। अगर मान लिया आपने एक बार मौका दे दिया प्रधानमंत्री को, उसके बाद फिर आप स्टॉल कर दीजिए कि आपने तो बोल दिया, आपके बयान संतुष्ट नहीं है, आप इस्तीफा दिए, तो एक वो भी हो सकता है। अगर जो अभी बीजेपी जो कर रही है वो एक मौका दे कर के उसके बाद फिर स्टॉल कर सकती है। नहीं, लेकिन जब वो अपना बयान देने आएंगे, जब आप कहते हैं कि बयान पार्लियामेंट के बहस से कुछ उपलब्धि उससे नहीं होती, उससे कुछ मिलता है, उससे कुछ निकलते हुए नहीं देख सकते, आउटकम नहीं है कुछ उसका तो इसलिए नहीं है ना, क्योंकि संसद में अब कांग्रेस जो सोचती है संसद में जो कि हम अपना बहुमत दिखला देंगे, लोकसभा में अपना बहुमत दिखला देंगे, विपक्ष है जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, या कोई वोटिंग का जब वोटिंग की बात आएगी तो कम्युनल और सेकुलर हो जाएगा। बीजेपी के लाइन सीबीआई अब कॉमनल सेक्टर से भी नहीं होता। सीबीआई तो अंदर का मसला है, हाँ। लेकिन बाहर जो दिखाया जाए, हम बीजेपी के साथ हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, बीजेपी बीजेपी के साथ मिलकर लेफ्ट ने भी वोट दिया। ऐसी बात नहीं, जब विश्वास प्रस्ताव आता है तो बहुत बार, एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार ऐसा होगा। नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात आएगी तो जिस तरीके से आप मैनेज करके सरकार चला, मायावती मुलायम न्यूक्लियर डील से लेकर अब तक जो मैनेजमेंट है आपका, उस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं, उसमें तो आप चला लेंगे। अभी आपने राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी मैनेजमेंट के तहत जीता, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी मैनेजमेंट के तहत जीता, कोई उसमें नई बात तो आपने की नहीं। चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह हो, दोनों आमने सामने गले गले थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे दोनों एक साथ थे, दोनों की एक ही तकलीफ है, उस तकलीफ का इलाज भी कांग्रेस के पास है, लिहाजा बगैर कुछ पूछे ही वो वोट दे देते। तो आप मैनेज तो कर सकते हैं, हो सकता है कि सरकार ना गिरे। और यह भी ध्यान रखें कि यह मानसून सेशन उस वक्त शुरू हुआ था जब कांग्रेस के दोनों अधिकृत कैंडिडेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा जीते। तो कांग्रेस कुछ ज्यादा उत्साह में थी कि हम पावर में हैं, हम शो कर चुके हैं, हमें एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन हम जीत चुके हैं, लिहाजा हमें जरूर उससे डरना नहीं चाहिए। लेकिन
सदन की कार्रवाई और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए मैनेज करना दोनों अलग बातें हैं। लिहाजा कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि ना तो कांग्रेस के घटक दल उसका साथ दे रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी एग्रेसिव भी हो रही है। मैं कहता हूं सोनिया गांधी जी ने 2 लोगों का अजित कर दिया, पीसी चाको जी और संदीप दीक्षित को, और यह भी कहा है कि आप एग्रेसिव हो जाइए। उस एग्रेसिवनेस का कितना फायदा होगा? क्या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आर्टिकुलेट पब्लिक में हो सकते हैं? आर्टिकुलेट से ज्यादा है कि जो परसेप्शन, एक परसेप्शन, वही मैंने कहा कि उनकी जो बात वो कहें उसको कोई यकीन कर रहा है। बात उनके पास बोलने के लिए क्या है? कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। पहले येदियुरप्पा एक बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, उनको बीजेपी ने हटा दिया। अब येदियुरप्पा भी नहीं है, तो एग्रेसिव होंगे तो किस मुद्दे पर एग्रेसिव होंगे? यहाँ पर आरोप बीजेपी के खिलाफ तो लग नहीं रहा है, आरोप लग रहा है कांग्रेस के खिलाफ। मुझे एक और तो वहां तो आपको डिफेंसिव भी होना पड़ेगा, तो वहां पर एग्रेसिवनेस का गुंजाइश ही कहां रह गया? इसमें एक और बड़ी बात तो मुझे लगती है कि कांग्रेस इस वक्त, चाहे वो शिवराज सिंह का नाम लें, चाहे रमन सिंह का नाम लें, या अपने झारखंड का नाम लें, इन तीनों का नाम इस तरीके से लिया जा रहा है कि जैसे ये भी कुछ घोटाले में शामिल थे। हो सकता है कि उसमें कुछ बातें सामने आए निकल के, तो उनका ये रोल हो, वो रोल हो, वो तो हो सकता है। लेकिन आप देखें इस बहस में 2 चीजें हो गई हैं। यूपीए के जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको डैमेज हो रहा है पूरी तरीके से। बीजेपी की दिल्ली की जो नेतृत्व है वो इसी में लगा हुआ है। 3 मुख्यमंत्री जो है वो बराबर टच में है। इस बीच में एक आदमी को लोग भूल गए, जो आदमी अपना काम लगातार अपनी स्पीड से कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। न तो वो इस पूरी कंट्रोवर्सी में है, न वो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में से कहीं दागी हो रहा है। और ट्विटर पे उन्होंने अपना लाइन ले ली है पहले, क्या कहते हैं कि जिससे सरकार ने बैन लगाया उसके खिलाफ, और इलेक्शन की तैयारी। सब लोगों का ध्यान इधर है। मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से बात हो रही है कि वो अगले प्रधानमंत्री के काउंटर कैंडिडेट होंगे, चाहे वो राहुल हो चाहे मनमोहन सिंह हो, तो मनमोहन सिंह को तो पूरी तरीके से डैमेज कर ही दिया है। राहुल गांधी के सामने क्या स्थिति होगी? राहुल गांधी अपने नेतृत्व की क्षमता दिखा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस सब में हम सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अभी कहीं चर्चा में नहीं है और वो अपने काम में पीसफुली लगे हुए हैं। अगर इधर से बात हटती तो नरेंद्र मोदी को जरूर कहीं ना कहीं किसी मामले में आते वो, तो नरेंद्र मोदी को एक तरीके से इसमें एज मिल रही है इस पूरी तैयारी के अंदर 2014 में, जो एक पूरे इस बीच में हो रहा है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो एक अहम सवाल है कि आखिर क्या आपको लगता है कि जो स्थिति बनते अब नज़र आ रही है कि जो विकल्प बीजेपी के जो तेवर है, उसमें एक बात साफ है कि वो रिलेंट करने के लिए, बिल्कुल उस पर नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। और अरुण जेटली के वो बयान बिल्कुल साफ है कि आखिर क्यों हम उस पर भाषण और बहस पे हम क्यों जाएं। इसका मतलब क्या, जो संसद की जो आप देख रहे हैं कि सोमवार को जो ऑल पार्टी मीटिंग है, बैठक बुलाई गई है, वहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस को कॉर्नर करने का प्रयास करेगी और सनेडाई हो जाए सेशन। इसकी ये 2 विकल्प बचती है या इसका तीसरा विकल्प है कोई? अभी जो देखिए 2 साल पहले जेपीसी 2G पर जेपीसी को लेकर के बहुत हंगामा हुआ था और पूरा शीतकालीन सत्र है जो भेड़ चढ़ गया था उस मांग को लेकर के जेपीसी करो। फिर जेपीसी का गठन हुआ बजट सेशन में, तो अभी मानसून सेशन है, उसके बाद शीतकालीन सत्र है, फिर आएगा बजट सत्र। तो अगर यही रवैया रहा तो ये तो अनिश्चितकालीन रूप से ये स्थगित हो जाएगा, ये मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर शीतकालीन सत्र में क्या होगा? तो कुछ न कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस है जो इस्तीफा करवा नहीं सकते मनमोहन सिंह का। अब अभी नहीं तो 1 महीना 2 महीना इस सत्र को खत्म करके अंत में जो अरुण शौरी ने कहा है, मतलब कि प्रेगमेटिज्म, मतलब कितने दिन तक आप स्टॉल करके रखिएगा। मतलब शीतकालीन सत्र को भी आपने स्टॉल कर दिया, फिर बजट सेशन आएगा, बजट पास करना जरूरी है, तो फिर सरकार के लिए भी मजबूरी हो जाएगी। इसका सीधा सीधा गुजरात में दिसंबर में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव, ये दोनों राज्य हाँ, तो इसमें भी बीजेपी को फायदा होगा। इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है एकदम कि चलिए अभी तो लोकसभा कर दिया। नहीं बहुत है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बीजेपी कर रही है तो सिर्फ लोकसभा ही नहीं, क्योंकि दोनों राज्य में बीजेपी सीधा सीधा कांग्रेस के साथ, वही मैंने तो कहा, वो दोनों में तो ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई जो है उसका फायदा जो है या नुकसान जो है, ये 2 जगह कांग्रेस को एंगेज कर दिया उसने, कांग्रेस को दिल्ली में सीमित कर दिया है। सुबह से शाम वो सफाई देने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा कि टेलीविजन पे हो, जिस तरह से आज जो उत्तराखंड के लीडर हैं हरीश रावत जी, उन्होंने कहा कि हमें मीडिया का साथ लेना पड़ेगा, हमें उसको माध्यम बनाना पड़ेगा। आप ये देखें कि जिस तरीके की बातचीत, जो चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो पा रही है, लेकिन जो चिदम्बरम साहब, जो सलमान खुर्शीद और जायसवाल साहब जो बैठ के बात कर रहे हैं कि 0 लॉस हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही बात है। आपको याद होगा जब 2G मामला आया था,
तो उस वक्त भी कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं ये तो लॉस गलत बताया गया, इतना लॉस ही नहीं हुआ, और फिर बाद में कोर्ट में साबित हो गया। तो ये जो जो संसद के बाहर जो बातचीत हो रही है, ये भी उस सिचुएशन को नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस के लिए। ये जो तर्क दे रहे हैं और फिर उस तर्क का फिर जवाब आ रहा है, जिस तरीके से जीरो के ऊपर अरुण जेटली ने बोला, उसमें एक और बात आपको बता दूं, उसमें प्रधानमंत्री के बयान को अगर आप देखें और वित्त मंत्री का बयान को देखें, प्रधानमंत्री ने सीएजी को लेकर जो बयान दिया कि इनएक्यूरेसी की बात उन्होंने की, उसमें उन्होंने इसको जीरो लॉस नहीं कहा प्रधानमंत्री, वही मैंने कहा कि इस तरह की बात। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि ये जो नोशन है, ये जो सोच है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नहीं दिलीप, उसमें जो बहुत 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 शार्पली एक जो बात को छुपाया गया है जी। ये कहते हैं कि साहब जो हमने आवंटित की हैं उसमें से कोई 45 खदानें तो अभी उसमें खुदाई नहीं हुई है, उसमें काम ही नहीं हुआ है, तो घोटाला कैसा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 15 कंपनियों, बड़ी रिलायंस को मिलाकर के कह रहा हूं, जिनको दिया गया है, बिल्कुल आप उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह देखें जो शायद मीडिया में नहीं उठ रही है। वो बातचीत यह है कि जिन लोगों को खदानें दे दी गई और मार्केट में एस्टेब्लिश हो गया कि ये फला खदान के मालिक हैं, उस वक्त जब उनको खदानें नहीं मिली थी, उस वक्त जो मार्केट में उनका शेयर था, जिसका 7 रुपए था उसका 270 रुपए हो गया, जिसका 50 रुपए था उसका 3000 रुपए हो गया। कोई 10 गुना से लेकर के 45 गुना तक उन 15 कंपनी का शेयर, जिस वक्त उनको खदानें नहीं मिली थी और खदानें मिलने के बाद। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि वो जो खदानें थी जी, भले ही उसमें काम ना हुआ हो, लेकिन इन खदानों के मालिकान होने से आपका शेयर मार्केट पे, आपके शेयर को असर पड़ा। आप ये देखिए ना कि ये तो सरकारी खान तो नहीं रह गया, ये तो निजी कंपनी के खान आपने दे दिए, उनकी संपत्ति बढ़ी, सरकार की जो संपत्ति थी वो तो नहीं रही ना उस पे। वो तो और आवंटन रद्द हो सकता है, उसकी बात लेकिन खबर आ रही है कि उस पर रोक लगा दिया गया आवंटन पर भाई। लेकिन आज की डेट में अगर वो तो उसके मालिक है ना, और अगर वो इतनी चीज के मालिक है, इसी वजह से तो शेयर इतना हाई जा रहा है ना। तो एंड ऑफ द डे मैं कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड, क्या ये संभव है जो आप कह रहे हैं कि आवंटन अगर रद्द किया जाए या उस पर रोक लग जाए, या जहां खजाने नहीं, जहां पे माइनिंग शुरू नहीं हुआ है, उससे क्या इससे ये जो चीज है इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? इससे वो जो शेयर होल्डर्स जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उन कंपनियों के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा। मान लिया नहीं, फिर कांग्रेस को भी नुकसान होगा कि आपने फिर जल्दी में आपने किया। ऐसा एक और हो चुका है, ये कोई पहली घटना नहीं है। एक है 2 लाख करोड़ के नुकसान करके ये सरेंडर ये करके बीजेपी को कांग्रेस इतना बड़ा हथियार। देखिए एक और है, शाम की खबर है, अभी शाम की खबर है, दिनशा पटेल जो माइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जरूर ये बात कही इस पर रोक लगाया जाए, हम इस पे रोक लगाने का हमने ऑर्डर कर दिया है, चाहे घोटाला हो चाहे ना हो। और उसमें साथ साथ ये भी बात कही गई है कि जिस तरह 2G स्पेक्ट्रम के मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इनको दोबारा से कीजिए, तो एक खदान मंत्रालय के हिसाब से हमें यह अधिकार है कि हमने उन तमाम सारी उस पर रोक लगा दी है। अगर ये होता है और ये कल सार्वजनिक होता है तो सरकार अपनी चोरी खुद मान रही है, और इसलिए बात न बढ़े और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से न फटकार लगाए। खुद ही मंत्रालय ने कह दिया कि कहते हैं कि हम इनके जो नीलामी हुई है उस पर हम रोक लगाने का अधिकार है, हम लगा सकते हैं। ये जित कैजुअल अंदाज में कहा है, लेकिन इसके पीछे क्या इसके बाद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कमजोर होगी या और ज्यादा बढ़ जाएगा? वो कमजोर नहीं हो सकती है। इसके बाद जैसे ही अगर मंत्रालय ने एक और घोटाला हुआ जो कि होते होते रह गया, वो इससे भी बड़ा घोटाला था, 2 लाख करोड़ रुपए का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला जो था, उसमें इसलिए सरकार ये कह के बच गई कि हमने उसको अभी हमने लॉन्च नहीं किया उसको, और उसका उसने इस्तेमाल नहीं किया। मतलब जो संपदा क्रिएट होने वाली, जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होने वाला था, वो स्पेक्ट्रम क्रिएट ही नहीं हुआ, बिल्कुल, इसलिए उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो भी सीधा सीधा प्रधानमंत्री से ही, हाँ, वो पूरा प्रधानमंत्री ही उसके थे जी। तो ये घोटाला उससे मिलता जुलता है। अब जो उसमें उन्होंने लॉजिक दिया था कि अभी तो कुछ तो नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने अंतरिक्ष लॉन्च नहीं किया, और अंतरिक्ष चूंकि लॉन्च नहीं हुआ इसलिए नुकसान बच गया। अदरवाइज 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका था। अब उसी वहीं से क्लू लेकर के कि अभी 57 हमने किया, उसमें 56 का तो अभी तो काम ही शुरू नहीं, माइनिंग ही शुरू हुआ, एक ही में माइनिंग शुरू हुआ। तो जो माइनिंग नहीं शुरू हुआ है तो उसको हम आवंटन को रद्द करके जो नुकसान है उसको हम बचा देंगे। तो ये अपने नुकसान को तो बचा सकते हैं, लेकिन असल में जो राजनीतिक सियासी नुकसान जो होगा इससे, और मनमोहन सिंह के ऊपर जो असर, मैं कह रहा हूं कि इससे तो कांग्रेस सेल्फ एस्टेब्लिश कर रही है।
कि हमने रद्द क्यों की। भाई आपने कोई चीज दी, आप बड़ी ईमानदारी से डिफेंड कर रहे थे, फिर आप रद्द क्यों कर रहे हैं? अगर आप ईमानदार थे, आपने और आप कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर आप ये भी कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ, तो फिर रद्द क्यों कर रहे हैं? ये तो इसमें सीबीआई जांच पहले ही से चल रही है। जो कई की रिपोर्ट आई है ना, उसके पहले ही जो कोल आवंटन है उसकी सीबीआई जांच चल रही है। वो तो अभी जून में उसको शुरू किया गया। हाँ, जून में शुरू किया गया था। अभी कई की रिपोर्ट आई है, उसके पहले की बात है। ये तो जब रिपोर्ट इस पे आई, सीएजी ने 11 लाख करोड़ का जो कहीं से एक खबर आई थी, जिसको एक अखबार ने जो खबर लीक हुई थी, उसके बाद ये शुरुआत हुई कि उसकी जांच की जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो कोल पूरा घोटाला है पुष्पेंद्र जी, ये कहां लेते हुए जा रहा है पूरे जो कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये घोटाला जो है ना पूरी तरह से काला कर देगा। उसकी वजह यह है कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात 1% भी सच है और सरकार की अगर ये नियत है, तो सरकार कितनी भी दुनिया के सामने ये कह ले कि देखिए साहब हमने निरस्त कर दिए, तो ये सवाल लोग पूछेंगे भैया कि जब चोरी नहीं की थी तो सामान लौटाया कहां से? लेकिन परसेप्शन तो फिर इसका फायदा भी तो होगा अगर सरकार ये कार्रवाई करती है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया। लेकिन उसके बारे में अब चूंकि लोग उसको जब आपने रद्द कर दिया तो लोग उसे भूल गए कि ठीक है, इसमें सरकार ने कार्रवाई की। तो अगर इस तरह की कार्रवाई सरकार करती है, भले ही मनमोहन सिंह के बारे में और भी इस पे थोड़ा राजनीतिक सियासत फायदा, लेकिन लोगों में तो ये संदेश जाएगा कि आप सरकार ने ये चीजें निकल के आई, सरकार ईमानदार है और सरकार ने इस पे कार्रवाई की। बीजेपी पहले भी लगातार कोशिश कर रही थी मनमोहन सिंह की जो पर्सनालिटी है उसको डैमेज करने की। अडवाणी ने पिछले चुनाव में कोशिश की कमजोर, लेकिन वो बैकफायर कर गया, क्योंकि मनमोहन सिंह वास्तव में कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। फिर है कि गडकरी ने भी बहुत जोर लगाया। गडकरी ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला है उसमें सीधे उनको इन्वॉल्व बतलाया। आपका जो सीबीसी की जो अपॉइंटमेंट है उसमें सीधे उनका इन्वॉल्वमेंट आ गया जी। फिर है कि कलमाड़ी साहब के बारे में आया कि इवन पीएमओ तक ने कहा था कि खेल मंत्री को बनाया जाना चाहिए, तो पूरा पीएमओ का जो रिकमेंडेशन था उसको दरकिनार करके व्यक्तिगत हैसियत से प्रधानमंत्री ने कलमाड़ी को नियुक्त किया। तो ये हो गया। उसके बाद है कैबिनेट डिसीजन के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स का जो क्लियर किया गया, तो उसमें कैबिनेट ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था। तो गडकरी है जो बीच बीच में जबरदस्त हमला करते रहे हैं प्रधानमंत्री पर, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की एक ऐसी छवि बनी हुई थी, एक वैसा ढाल बने हुए थे, जाकर के लौट आता था। तो भाजपा की जो अपनी पॉलिसी थी वो फेल हो रही थी लगातार, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चिदम्बरम के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जी को फिर से वित्त मंत्रालय दिया गया। तो इसके कारण कि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी गिरते चली गई। अब क्रेडिबिलिटी इनकी पहले बहुत नीचे आ चुकी है, उसके बाद इन पर जो हमला हो रहा है अब लोगों को दिखाई पड़ा उस हमले के सामने, अब अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। और इसको नहीं क्या इससे अब दो बातें हैं जो बीजेपी का रुख है और जो आपने एक बताई कि धिंडसा पटेल ने सरकार की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही है, आ रही है कि क्या अगर ये कार्रवाई वाकई होती है तो इसका फायदा और नुकसान दो चीज़ों को अगर देखें, बीजेपी को, कांग्रेस को और मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को क्या कांग्रेस से अलग करके देख सकते हैं कि कल जो कांग्रेस की परंपरा रही है, प्रथा रही है कि जब इस तरह के कोई भी लोग होते हैं जो परिवार से नहीं है, उसको डिसोन करने में वहां पे बहुत समय नहीं लगता है। लेकिन सवाल उठाने के पास परिवार का कोई व्यक्ति भी नहीं है। राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी तो अपनी राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री बनाने को लेकर उनकी बड़ी भूमिका को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। उसमें राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारे जो कांग्रेस अध्यक्षा हैं और प्रधानमंत्री तय करेंगे कि हम सरकार में क्या मेरी भूमिका होगी। उन्होंने खुद कहा कि हाँ बड़ी भूमिका के लिए तैयार लेकर अभी भी डर बना हुआ है। हमें लगता है कि खुद भी उनमें कुछ भावना है, या सोनिया गांधी को लगता है कि अभी राहुल गांधी के लिए सही समय नहीं आया है, क्योंकि कांग्रेस पर इतने हमले हो रहे हैं कि चीज का पुष्पेंद्र कहाँ पे असर, सीधा कहाँ असर आप देख रहे हैं? देखिए सीधा मनमोहन सिंह पे है, कांग्रेस पे है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं, सरकार यूपीए की, उसमें कई सहयोगी दल हैं, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो अलायंस है जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, क्या उनको भी नुकसान होगा? मनमोहन सिंह ढाल बने हुए थे, जितने भी भ्रष्टाचार घटनाएं घट रही थी उसमें मनमोहन सिंह को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी कांग्रेस या यूपीए। ये तो जो असली जो ढाल है, अब सीधे इन्होंने उस ढाल को ही काटना शुरू किया कि इस ढाल को काट दो, उसके बाद फिर जितना है, क्योंकि सारा का सारा जो आप देखिए मनमोहन सिंह की जो अपनी पर्सनालिटी है, अपना जो व्यक्तित्व है, उनकी जो अपनी शख्सियत है, उसी के ऊपर जाकर के सारा, तो अगर शख्सियत के ऊपर हमला भी होता है तो क्या उससे जो शख्सियत कांग्रेस पार्टी की शख्सियत मनमोहन सिंह नहीं है, कांग्रेस पार्टी की शख्सियत सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, जिसको तमाम कांग्रेस के नेता स्वीकारते हैं कि वही मात्र नेता है, कांग्रेस का नेतृत्व वही है। तो अगर मनमोहन सिंह के ऊपर हमला हुए भी
और उस हमले में सियासी फायदा अगर बीजेपी को हुआ भी, नुकसान अगर मनमोहन सिंह को हुआ भी, तो कांग्रेस एंड जो फैमिली है, लेकिन क्या कांग्रेस डंप कर पाएगी? डंप ना भी कर पाए, मैं कह रहा हूं डंप, नुकसान तो सीधा से सोनिया गांधी और राहुल कांग्रेस पार्टी को तो नहीं होगी। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं ये मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी को पे निशाने से दो फायदे हो रहे हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर जो असली आदमी था वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल के रायसीना हिल में चला गया है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की दुविधा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर चापलूसी नेताओं की जो है, और इस तरीके के जो नेता हैं वो सुबह से शाम तक जो है वो सोनिया परिवार और गांधी परिवार को सामने खड़ा करके सत्ता में रहते हैं। जब भी ये परिवार सत्ता से इससे हटा है, इस कांग्रेस से थोड़ा सा दूर हुआ है, तो कांग्रेस को राज नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो दो दुविधाएं हैं कि कांग्रेस एक तरफ अपने नेताओं से ये तो कहलवा रही है कि राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है और वो देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए हो, लेकिन वो अंदर से जानते हैं कि राहुल गांधी देश के नेतृत्व की बात किसी हिंदुस्तान के एक सूबे के मुख्यमंत्री बनने की उनमें काबिलियत आज की डेट में नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री बना देना और मुख्यमंत्री पद को चलाना दो अलग अलग बातें हैं। अखिलेश मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन चल पा रही है मुख्यमंत्री, ये एक अलग बात है। तो मेरा कहना यह है कि मनमोहन सिंह को हटा देना और मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस से राहुल गांधी आगे आ जाए और राहुल गांधी और प्रियंका का जादू चलेगा, पूरे देश के अंदर लोगों में एक संचार हो जाएगा। ऑलवेज एक शब्द हम लोग कहते हैं, टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव, जब कोई और नहीं है तो चलो ये है एक जो हमेशा इसका फायदा कई सारे दलों को, कांग्रेस को भी, भाजपा, जहां पे ये स्थिति बनती है वहां वैसे फायदा मिलता है। नहीं, लेकिन तो सवाल है कि अगर मनमोहन सिंह नहीं तो उसके जो नेतृत्व है और कौन? मैं वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस इस समय जो कुतर्क कर रही है मनमोहन सिंह को लेके, इस पोजीशन में नहीं है कि अभी अगर वो हटते हैं या हट जाएं तो कांग्रेस के पास खुद नेहरू परिवार से कोई आदमी आगे आ जाए और उसको सब एक्सेप्ट कर लें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका और राहुल गांधी ने कैंपेनिंग की, उसके बाद क्या असर है? तो ऐसा नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं वो टीना फैक्टर जिसको कह रहे हैं, वो 10-15 साल पहले हुआ करता था, जब मीडिया को नहीं। आज मीडिया में एक छोटे से आदमी को एक एक चर्चा का पता है, एक चर्चा बात का पता है। अल्टरनेटिव आज अगर देखें राष्ट्रीय स्तर पे, आप देखें बीजेपी में जिस तरह का घमासान प्रधानमंत्री को पद के लेके कई नेता हैं जो, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये तो तय जब होगा कि जब चुनाव होंगे, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी की समस्या हो सकती है, राष्ट्र की समस्या नहीं। मनमोहन सिंह के पे जो हमले हैं इस कोल घोटाले को लेके, या कोल के जो 1 लाख जो जिस तरह से जो ये तमाम, और संसद जिस तरह से एक तरह से बाधित रहा है, पूरे सप्ताह संसद नहीं चल पाया है, विपक्ष इसको चलने की मनसा भी कि नहीं हम नहीं चलने देंगे, बहस से हमें कोई फायदा नहीं है, इस तरह के जो हमले हैं जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर है, इससे नुकसान अगर देखें तो मनमोहन सिंह को होगा या कांग्रेस पार्टी को होगा? दोनों को फिलहाल यूपीए के घटक दल को भी होगा। फिलहाल देखिए, मनमोहन सिंह कोई प्रोफेशनल लीडर नहीं थे, मनमोहन सिंह कोई ऐसे नहीं है कि जो कांग्रेस की नैया पार लगा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उनको आगे रखा, गांधी नेहरू परिवार ने पूरी दौड़ लगाई, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त आपकी जो बात है कि मनमोहन को नुकसान होगा या गांधी परिवार को होगा, कांग्रेस को होगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को होगा, सोनिया गांधी को होगा, राहुल को होगा, क्योंकि अगर उनके सामने से मनमोहन सिंह हट गए तो अभी उनके परिवार में कोई ऐसा आदमी नहीं है या पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे आगे खड़ा करके चुनाव जीत सके, क्योंकि चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम हो, सलमान खुर्शीद हो और जयप्रकाश जायसवाल हो, ये सब जो है कोई भी और कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको लोग जैसे प्रणब मुखर्जी को मानते थे, वो नहीं है। लिहाजा ये दुविधा इस वक्त कांग्रेस के सामने फंसी हुई है कि कांग्रेस को एक बात तो ये भी है, कांग्रेस के सामने नेतृत्व संकट है, उनके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है, नेतृत्व का पूरा उपेंद्र जी, कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है, ठीक है मनमोहन सिंह को आगे रखा कि भाई स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के हैं, लेकिन पार्टी को लीड करती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो अगर ये पूरा हमला इस वक्त, जो मेरा सवाल जो है, इस हमले से क्या उस पार्टी को और उस नेतृत्व को जो एक्चुअल में जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सत्ता जो असल में जिसके, इस हमले से कांग्रेस का नेतृत्व तभी बच सकता है जबकि भ्रष्टाचार के जो मसले उठे हैं उस पर वो निर्णायक
निर्णय करे, मतलब निर्णायक फैसला ले और जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उनको एक के बाद एक कांग्रेस से हटाए। मतलब कड़े कड़े अगर जब तक निर्णय नहीं लेती है सोनिया गांधी, और वह निर्णय साफ दिखाई पड़ना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ बोल नहीं रही है बल्कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं लेती हैं तो उनका यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे इस्तीफा प्रधानमंत्री का मांगा जा रहा है, यहाँ पे निशाने पे प्रधानमंत्री हैं, और आगे 1.5 साल में 1 साल में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस को फेस करना है लोगों को, उनको मनमोहन सिंह को नहीं फेस करना है। तो ये जो तमाम चीजें हैं 2G से लेके CWG और कोल गेट, जो तमाम चीजें हैं, इससे कांग्रेस मनमोहन सिंह पे निशाना जो अभी चल रहा है वो मनमोहन सिंह तक सीमित रहेगा। ये गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व, ये निशाना मनमोहन सिंह के कंधे से होता हुआ 10 जनपद जा रहा है। ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी जानती है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के कंधों पर टिके हुए हैं। नहीं, लेकिन ये सारा देश जानता है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी मंत्री नहीं है। सबको पता है कि रिमोट कहां से चल रहा है, सबको पता है। अगर ढाल टूट जाएगा तो हमला से सोनिया गांधी पर होना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ये जानती है, क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह के हमले के मतलब है 10 जनपद। वो ये साबित करना चाहते हैं कि 10 जो भ्रष्ट प्रधानमंत्री। आपने इससे पहले एक बात कही, मैं ये जो बातें हैं अपने दर्शक को, कि एक परसेप्शन होता है लोगों में, उस पे सियासत जो है, राजनीति जो है, फायदा और नुकसान जो है उस पे आधारित होता है कि परसेप्शन, सोच लोगों की क्या बनती है। आज लोगों में जो जिस तरह से बीजेपी प्रधानमंत्री पे हमला कर रहा है उससे साफ सोच बन रहा है कि प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं इस घोटाले में शामिल है, या उनका हाथ है, या उनके सिग्नेचर, या जिस तो अगर प्रधानमंत्री पे यह हमला हो भी रहा है और प्रधानमंत्री इस चुनाव आते आते प्रधानमंत्री अगर हट भी जाते हैं तो इस पूरे हमले का नुकसान प्रधानमंत्री तक सीमित रहेगा, क्योंकि सोच में लोगों को यह नहीं पता है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं, लोगों को, देश में, इस देश के लोगों को यह नहीं पता कि मनमोहन सिंह इस देश में प्रधानमंत्री किसके बल पर टिके हुए हैं। नहीं, किसने बनाया ही है, लेकिन सबको ये कांग्रेस के बारे में तो पूरे देश को यह पता है कि कांग्रेस में बगैर 10 जनपद के आशीर्वाद के वहां एक एमएलए को टिकट नहीं मिलती है। जब तक वहां तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मनमोहन सिंह पे हमला हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ना तो सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री है, ना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन बगैर इनके आशीर्वाद के मनमोहन सिंह 1 मिनट नहीं टिक सकते। लिहाजा मनमोहन पे जितना आज जैसे मैं आपके उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की तरफ से एक बयान हमेशा कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, वो जेल में गए, हमने उनको जेल में भेजा। ये अक्सर आप सुन सकते हैं टेलीविजन पे या भाषण में या बयान में। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को साफ सुथरा रख के जो ऐसे लोग हैं उनको बलि का बकरा बनाना या उनको न्योछावर कर देना या उनको आगे करके, लेकिन कांग्रेस ने अपने किसी बड़े नेता को न्योछावर नहीं किया। अगर कांग्रेस को किसी एक नेता का नाम लेगी तो वो है कलमाड़ी। तो कलमाड़ी उस लेवल के नेता नहीं रहे हैं जो पी चिदम्बरम। लेकिन बचाने के लिए इस्तेमाल तो किया गया, बचाने के लिए इस्तेमाल तो हुआ उसका। तो क्या पार्टी को बचाने के लिए, गांधी परिवार को बचाने के लिए मनमोहन सिंह का इस्तेमाल होगा, ये बड़ा सवाल है। मैंने कहा मनमोहन सिंह क्या होगा, चिदम्बरम को हटाने के लिए तैयार नहीं है, शीला दीक्षित को हटाने के लिए तैयार नहीं है। मनमोहन सिंह तो बहुत ऊंची चीज है। बात है कि मनमोहन सिंह और चिदम्बरम और शीला दीक्षित में 2 फर्क ये हैं कि ना तो चिदम्बरम और ना ही शीला दीक्षित, उनके ऊपर हमला होने से 10 जनपद नहीं होता। लेकिन अगर मनमोहन सिंह के ऊपर हमला हुआ, और ये बात जो दिलीप जी कह रहे हैं उसमें एक इशारा भी छुपा हुआ है कि अगर बहुत ही मुश्किल हो गई कांग्रेस के लिए और लगा कि मनमोहन सिंह को भेंट चढ़ाने के बाद सोनिया गांधी की यह छवि निकाली जाए कि देखिए सोनिया गांधी ने आखिरकार जब इंक्वायरी हुई, जब वो कन्विंस्ड हो गई तो वो ये फौरन कहेंगे, क्या कहते हैं कि हमने मनमोहन सिंह जी को भी बलि चढ़ा दिया। और इसके बाद सोनिया गांधी सडनली एक ऐसा नेता निकलेंगे कि देखिए साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री तक को दांव पे लगा दिया। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह से वैसे भी कांग्रेस पीछा छुड़ाना चाहती थी। तो इससे बढ़िया क्या होगा कि इस पूरे हालात के अंदर सोनिया गांधी उन्हें दांव पे लगा के ये कहें कि देखिए हमने ईमानदारी की नई मिसाल पैदा की और अपने प्रधानमंत्री को दांव पे लगा दिया। इसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है वो न हम जानते हैं ना आप जानते हैं। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, वो कह रहे हैं कि जितने भी किस्म के भ्रष्टाचार है भारत में उसका स्रोत है सोनिया गांधी। अगर उनके इस आरोप में नहीं उनके आरोप, उनको सबसे बड़ा उनको झटका अभी लग चुका है, उनको राजनीतिक आरोप हो सकता है, लेकिन आरोप में और ये जो अभी सीएजी का रिपोर्ट है इसमें 2 फर्क है। कोयला घोटाला कोई आरोप नहीं है, अब ये एक सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी एक ऐसी संस्था है जो सरकारी बाकी कामकाज को आर्थिक रूप से जो उसमें फाइनेंशियल जो चीजें उसको ऑडिट करती है। और एक ऑडिटर की
एक तरह से ये रिपोर्ट है, उसमें कई खामियां कई खूबियां जो भी हो सकती है उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ये रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी मीडिया संगठन का नहीं है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट जो है एक सरकारी संगठन संस्था है उसकी रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं सीधा सीधा देश में जो सोच जाती है, देश में जो संदेश जाता है कि चीजें कुछ गड़बड़ हुई है, और उस गड़बड़ी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह है। लेकिन आप ये देखें कि ऑडिट जो करते हैं सीएजी वाले, आप मुझे बताएं कि ये तो बहस कर सकते हैं लोग हमारे देश में कि इतनी बड़ा जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये तो हो सकता है कि 1,86,000 की जगह भाई 1,10,000 होंगे, 90 होंगे, 95 होंगे, 75 होंगे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला तो है। पॉइंट ये है इनके सामने कि बड़ा है घोटाला, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि नहीं वो 0% है, तो लोग कहेंगे कहां 1,86,000 और कहां जीरो, तो ये तो कोई मानेगा नहीं ना। पहले कपिल सिब्बल ने पहले कहा था, देखिए क्या हुआ, तो लोगों में संदेश क्या है, कांग्रेस पार्टी जो डिफेंस कर रही है और जो नेता आके जो मंत्री आके बयान दे रहे हैं, क्या उससे वाकई वही संदेश कांग्रेस दे पाने में सक्षम हो रही है, सफल हो रही है? वो निर्भर करता है कि सोनिया गांधी किस तरह का कदम उठाती है। चलिए पूरा सोनिया गांधी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उपेंद्र जी हम जल्दी वापस आएंगे और चर्चा करेंगे मीडिया की जो दायित्व है, क्या मीडिया अपने दायित्व से लगातार कहीं ना कहीं भाग यूं के हैं कि दायित्व को नहीं निभा पा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद इशारे नहीं